तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि जो एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट है मेटल सरफेस पे, तो ये एक हमने ले लिया है मेटल सरफेस, ठीक है। और यहाँ से एनर्जी, सोर्स से जो एनर्जी निकल रहा है, तो सोर्स से जो एनर्जी निकल रहा है तो एक एक फोटोन जो यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। तो इस एक फोटोन का जो एनर्जी है वो HF है, ठीक है। ओके, तो ये इंसिडेंट एनर्जी है, ये क्या है, इंसिडेंट एनर्जी। और ये जो इंसिडेंट एनर्जी है यानी एक फोटोन, राइट, हम लोग यहाँ पे क्या कंसेप्ट ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं कि वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, ठीक है। वन फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे हमें समझना है कि एक फोटोन जो है वो पर्टिकुलर किसी एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली फोटोन का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो इजेक्ट हो जाएगा अगर वो एनर्जी सफिशिएंट है तो, ठीक है। तो वन फोटोन इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन, या वन फोटोन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये कंसेप्ट है। एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट करेगा, तो वन फोटोन विल इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन एट मैक्स। और ये भी हो सकता है कि कोई एक फोटोन में इजेक्ट नो इलेक्ट्रॉन, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को ना इजेक्ट करे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में 100% एफिशिएंसी दिया है, तो इसका मतलब जितने फोटोन्स हैं वो सब फोटोन्स एक एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने वाले। पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एफिशिएंसी दिया है 50%, तो इसका मतलब सिर्फ 50% फोटोन्स ही इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे और बाकी जो बचे हुए 50% है वो वेस्ट हो जाएंगे। मतलब वो किसी भी इलेक्ट्रॉन से या तो टकराए नहीं है, या उनमें या मतलब बेसिकली टकराए नहीं है, या फिर वो कहीं तो उस मेटल में एब्जॉर्ब हो गए वो एनर्जी, ठीक है, वो किसी दूसरे न्यूक्लियस से टकरा गया या ऐसा कुछ हो गया। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि एफिशिएंसी कितना दिया। अगर 100% दिया है तो जितने फोटोन्स है वो सारे के सारे फोटोन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिजेक्ट करेंगे। पर अगर एफिशिएंसी कम दिया गया है, मानो 0.50% दिया गया है, तो 50% का मतलब क्या हो जाएगा कि सिर्फ 50% फोटोन्स ही इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट एनर्जी है, राइट, तो ये जो इंसिडेंट एनर्जी है यहाँ पे, ये इंसिडेंट एनर्जी दो चीजों में यूज होगा, ठीक है। इंसिडेंट एनर्जी जो इस सरफेस पे, मेटल सरफेस पे जो इंसिडेंट एनर्जी है, ये दो पार्ट पे डिवाइड होगा। पहला है जिसको हम लोग कहते हैं, तो इंसिडेंट एनर्जी क्या है, इंसिडेंट एनर्जी है यहाँ पे HF, राइट, HF। तो जो भी फ्रीक्वेंसी है सोर्स का, इस सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है, तो एक फोटोन का इंसिडेंट एनर्जी किसका ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी हम लोग ले रहे हैं वन फोटोन। किसका ले रहे हैं, एक फोटोन का इंसिडेंट एनर्जी ले रहे हैं। तो ये जो इंसिडेंट एनर्जी है दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होगा वो होगा टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, दैट इज फॉर गेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द एटम एंड अवे फ्रॉम द मेटल सरफेस, मतलब उसको इजेक्ट करने के लिए। तो पहला होगा जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन, यानी इसको हम लोग कहते हैं W0, ठीक है। यानी दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज दिस, दिस इज द minimum energy required to free an electron, yeah, from the surface of the metal, to free an electron from the metal surface, ठीक है। तो वो हम यहां लिख देते हैं from the metal surface, ओके। और इसके अलावा तो ये क्या है, ये होगा, इसका फॉर्मूला होगा HF0, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो W0 है, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड, वर्क फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और F0 जो है, F0 को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं हम लोग इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है इसका, यानी वर्क फंक्शन, यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालना है इस सरफेस से, जस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। जस्ट बाहर निकालने के लिए, मतलब मिनिमम एनर्जी, जस्ट उसको वहां से फ्री करने के लिए जो लगता है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। और जो बचा हुआ एनर्जी है, वो बन जाता है काइनेटिक एनर्जी। जो बचा हुआ एनर्जी है वो बन जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ
दैट इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से फ्री हुआ है उसका काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला है, राइट, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, राइट। तो जो इंसिडेंट एनर्जी है, यानी इंसिडेंट एनर्जी है E1 इज इक्वल टू एच म्यू, वो बेसिकली उसको सरफेस से बाहर निकालने के लिए, यानी उसको वो W नॉट प्रोवाइड करता है, वर्क फंक्शन प्रोवाइड करता है, यानी मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो इस सरफेस से जस्ट बाहर निकल सके, ठीक है, बाहर निकल सके। और उसके बाद जो बचा हुआ एनर्जी है, यानी उसके बाद जो सरप्लस एनर्जी है, वो उसका काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। वो क्या बन जाता है? उसका काइनेटिक एनर्जी। तो इससे, इस थ्योरी से हम लोग समझ सकते हैं कि आइंस्टीन का वो इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो वो इक्वेशन हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगा बेसिकली जो इंसिडेंट एनर्जी है, यानी E1 जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक डिवाइड हो रहा है वो वर्क फंक्शन में, यानी उसको इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगने वाला है, मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी जो लगने वाला है, सिर्फ उसको बाहर निकालने के लिए, और प्लस उसको कुछ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी देने के लिए, ठीक है, Ke। तो ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो जो एनर्जी है E1 जो है, यानी एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, वो है HF। एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन कितना है? HF, राइट। जो फोटोन का जो एनर्जी है, जो सोर्स से जब आ रहा है, तो फोटोन का एनर्जी कितना है? HF है। और जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये जो वर्क फंक्शन है, वो कितना है? वो है HF नॉट। वो कितना है? HF नॉट, ठीक है, या हम इसको W नॉट बोल सकते हैं, ठीक है। W नॉट इज HF नॉट, ठीक है। और प्लस क्या है? प्लस है काइनेटिक एनर्जी Ke, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, राइट। तो ये है बेसिकली हम लोगों का आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो आप इसको इस तरह समझिए कि जो भी एनर्जी आया है, इंसिडेंट एनर्जी, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक तो वर्क फंक्शन, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो भी इंसिडेंट एनर्जी है। तो इंसिडेंट एनर्जी को हम लोग यहाँ पे E1 कह देते हैं। E1 मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज बेसिकली योर आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये इंसिडेंट एनर्जी है, तो ये टोटल एनर्जी है एक फोटोन का, और ये जो है ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो उसको बाहर निकालने के लिए, जिसको हम लोग HF नॉट, जो कि HF नॉट के बराबर है। और यहाँ पे एफ नॉट जो है, इसको हम लोग थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और Ke क्या है? Ke इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उस सरफेस से, तो काइनेटिक एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी है, राइट, उसको हम लोग Ke कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए, ये है आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ऑलराइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ऐसा है कि लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में और थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वर्क फंक्शन है, राइट, जो यहाँ पे वर्क फंक्शन है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन इज बेसिकली HF नॉट, ठीक है। तो ये वर्क फंक्शन, ये क्या है? W हमने लिखा है इसको, ठीक है। तो दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड for getting the electron free from the atom, for getting the electron free from the atom and away from the metal surface, this is the minimum energy required। और इसको हमने बोला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां से एक चीज हम समझ सकते हैं कि जो सोर्स है, राइट, जो भी सोर्स है, लाइट का जो सोर्स है, उस सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा, उस सोर्स का जो वेवलेंथ होगा, तो उस सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा, दैट फ्रीक्वेंसी, राइट, मस्ट बी ग्रेटर देन F नॉट। That frequency must be greater than F naught, then only photoelectric effect will take place, right? Then only what? If F is greater than F naught, then what will happen? Then photoelectric effect will take place, okay, will take place। लेकिन अगर जो frequency है वो, right, F should be greater than or equal to लगा सकते हैं आप, greater than equal to F naught, then photoelectric effect will take place, ठीक है। देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट
विल बी देयर, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी देयर, आई होगा, करंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। बट इफ दिस फ्रीक्वेंसी, राइट, बट इफ दिस फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो सोर्स है, राइट, जो भी सोर्स है और उस सोर्स से जो लाइट आ रहा है, अगर उसका फ्रीक्वेंसी जो मेटल सरफेस पे गिर रहा है, अगर उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो उसके पास जो एनर्जी है, उस फोटोन के पास जो एनर्जी है, वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, वो एनर्जी HF0 से कम हो जाएगा। लेकिन वहां से जो मेटल सरफेस है, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम हमें HF0 एनर्जी चाहिए, कम से कम। इसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। अगर सोर्स का एनर्जी, सोर्स में से जो फोटोन आ रहा है, अगर उसका एनर्जी HF है और वो HF0 से कम है, तो फिर एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं इजेक्ट होगा, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस। तो क्या हो जाएगा, देन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा तो करंट जीरो हो जाएगा। देन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, राइट, एक, अगर मैं ये एक्सिस ले लूं, ये एक्सिस है करंट का, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, मैंने ये इस एक्सिस पे ले लिया, और इधर मैंने ले लिया फ्रीक्वेंसी। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम F0 कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही ये जो करंट है ये इस तरह से बढ़ना शुरू होगा, ये जो करंट है वो इस तरह से बढ़ना शुरू होगा, राइट। तो मतलब उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू होंगे, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू होंगे, इसलिए इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग लिख सकते हैं C/λ0 भी लिख सकते हैं, राइट। हम लोग क्या लिख सकते हैं, C/λ0, क्योंकि आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, वो होगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, F0 इंटू C0। F0 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो λ0 क्या है, λ0 इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो जो वर्क फंक्शन है वो HF0 है, यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क फंक्शन क्या है, HF0 है। तो उसी F0 को हटा के हम लिख सकते हैं C/λ, उसी F को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, C/λ हम लोग लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि द वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ0, द वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ0, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये सिचुएशन लैम्डा के लिए उल्टा हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा के लिए सिचुएशन उल्टा हो जाएगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट और वो वाला पॉइंट, ठीक है। देन आई जस्ट टेल यू कि जो सोर्स का वेवलेंथ है, राइट, सोर्स का जो वेवलेंथ है अब उल्टा हो जाएगा सोर्स का, क्योंकि यहाँ पे क्या था, वर्क फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F0, और यहाँ पे क्या है, वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लैम्डा लेते हैं, तो जब लैम्डा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू λ0, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल नॉट टेक प्लेस, ओके, व्हेन इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आप कहीं लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं एग्जैक्टली मतलब। और एंड इफ वेवलेंथ लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू λ0, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से जब कम होगा, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो हम कहेंगे कि सोर्स का फ्रीक्वेंसी अगर बड़ा है, राइट, तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए, लैम्डा का इफेक्ट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का इफेक्ट। तो ये जो λ0 है, राइट, λ0 है, तो λ0 को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक आपने देखा, आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो उसके बारे में आपने समझा कि if the frequency of the source is greater than or equal to the threshold frequency, तो क्या होगा, तो photoelectric effect will take place, ठीक है। तो what will happen, photoelectric effect जो है it will take place। और आपने ये भी देखा कि if the wavelength of the source is less than equal to λ0,
तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही बात है, दोनों दिस बोथ आर सेम थिंग्स, राइट? क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी जो है वो एच एफ होता है, यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और अगर इसको मैंने वेवलेंथ में लिखा तो एच सी बाय लैम्डा होता है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये बात समझ में आती है, ये बात क्लियर है कि या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, या फिर इफ द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स इज लेस देन इक्वल टू द वेवलेंथ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। और इसका अपोजिट जब होगा, अपोजिट जब होगा मतलब क्या है? अपोजिट जब होगा इसका मतलब ये है कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इट विल नॉट टेक प्लेस। एंड इफ द वेवलेंथ लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, तो भी क्या होगा? तो भी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है दैट विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ एक सिंपल सा ग्राफ, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ग्राफ। ठीक है, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी 6 to 7 ग्राफ्स। तो मैं आपको पहला यहाँ पे पॉइंट समझाता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो किसके बीच में ग्राफ हम देख रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो इंटेंसिटी है लाइट का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और दूसरा यहाँ पे ये आई क्या है? आई है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं तो फिर वो करंट प्लेट नंबर 1 से प्लेट 2 में चले जाते हैं, राइट? और फिर वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और वहां पे करंट जो है वो एमीटर जो है हमें करंट शो करता है। उस करंट को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहां पे आपको ये समझना होगा कि पहला केस वन क्या है? व्हेन द सोर्स, जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, व्हेन द सोर्स इज ऑफ, सोर्स ऑफ है। अगर सोर्स ऑफ है तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि सोर्स ऑफ है तो वो एनर्जी एमिट करेगा ही नहीं। और इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। इसका मतलब इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। इंटेंसिटी 0 होगा तो फोटोन फ्लक्स 0 हो जाएगा, राइट? क्योंकि फोटोन फ्लक्स क्या होता है? वो होता है इंटेंसिटी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। फोटोन फ्लक्स 0 हो जाएगा तो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ फोटोन 0 हो जाएगा, तो अगर फोटोन्स ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे इजेक्ट होंगे? क्योंकि फोटोन्स ही इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब तक सोर्स को आप ऑन नहीं करोगे तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो सेकेंड केस क्या है? सेकेंड केस ये है, सेकेंड केस में ये केस 1 हो गया। अब केस 2 देखिए आप। तो केस 2 ये है कि अगर हम लोगों ने सोर्स को ऑन कर दिया, ठीक है, इफ द सोर्स इज ऑन, इफ द सोर्स इज ऑन, हमने सोर्स को ऑन कर दिया, सोर्स को ऑन कर दिया, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स का वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, ठीक है, या जो वेवलेंथ है सोर्स का वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है। अब क्या होगा? अब ये हो जाएगा कि जो सोर्स का एनर्जी, जो भी फोटोन का जो एनर्जी है HF, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है। जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उससे कम है। तो उससे कम है, राइट? आपने ऑन तो कर दिया, लेकिन आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो सूटेबल नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी है वो सूटेबल नहीं है उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो क्या होगा? तो फिर से इस बार इंटेंसिटी भी है, फोटोन फ्लक्स भी है, फोटोन्स आ रहे हैं, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए उसका जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स का, जो वहां पे जो लाइट है उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी f0 या f0 से ज्यादा होना चाहिए। तभी जाकर क्या हो सकता है? तभी जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। ये हो गया केस 2, यानी सोर्स ऑन भी है लेकिन फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट नहीं है, यानी एनर्जी ऑफ 1 फोटोन सफिशिएंट नहीं है। अब केस 3 क्या होगा? केस 3 ये होगा कि सोर्स ऑन है, सोर्स ऑन है, और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है लाइट का वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा है।
तो अब ये सिचुएशन एकदम आइडियल है क्या होने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने के लिए, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए। अब ये सिचुएशन आइडियल है, आइडियल एकदम सिचुएशन है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी होगा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, राइट, और ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी बड़ा है और कांस्टेंट है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट होगा तो जो एनर्जी होगा, एनर्जी जो होगा एक फोटोन का, वो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, वो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हमने कांस्टेंट ले रखा है, इसको हमने क्या ले रखा है, कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज कांस्टेंट, ठीक है, ओके। तो इसके बाद आप देखो, इसके बाद अभी अगर आपने क्या किया, अगर आपने यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट है और ये सफिशिएंट है, राइट, ये जो एनर्जी है एक फोटोन का ये सफिशिएंट है वहां से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए सफिशिएंट है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आएंगे, राइट, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये आप कहो इंटेंसिटी है लाइट का, राइट, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है, ये है करंट, और ये क्या है, ये है इंटेंसिटी, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशन है, तो अगर वहां पे एक भी फोटोन होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, अगर एक भी फोटोन होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इसका मतलब कैसा है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, हमने क्या किया है, हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कांस्टेंट रखा है, लेकिन हम यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो फोटोन फ्लक्स बढ़ता जाएगा, फोटोन फ्लक्स बढ़ता जाएगा और नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते जाएंगे। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ फोटोन्स। और जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे वो जो फोटोन्स हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे। if we increase the number of photons, then what will happen, then more and more photons will collide with more and more number of electrons, ठीक है। So if it will collide with more and more number of electrons, then more and more number of electrons will come out, will be ejected out from the metal surface, that is the photoelectric current will increase, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है, राइट, कि इंटेंसिटी को बढ़ाने से, राइट, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी को बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये है पहला ग्राफ, ये पहला अंडरस्टैंडिंग है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने वाले वो बढ़ेंगे, और जब ये होगा तो क्या होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये हुआ इसका पहला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था और इंटेंसिटी को बढ़ाया था। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था और इंटेंसिटी बढ़ाया था। तो क्या हुआ था, तो जब फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट रखा और इंटेंसिटी को हमने बढ़ाया तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ता गया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रखा है। अभी आपको आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आपको पता है, आपको आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आपको पता है कि जो एनर्जी है एक फोटोन का वो है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसको के मैक्स भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे जैसे हम लोगों ने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो जो नंबर ऑफ फोटोन्स थे वो बढ़ते गए, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते गए तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो बढ़े तो जो करंट है करंट बढ़ा, ठीक है। ऑलरेडी ये सब चीजें हुई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस इक्वेशन पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे जो इसको है इसको आपने कांस्टेंट रखा है HF, ये कांस्टेंट है, ये HF नॉट है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, राइट। तो आपने जो एनर्जी है एक फोटोन का वो आपने कांस्टेंट रखा हुआ है आप, और वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट ही है, वो तो मेटल पे डिपेंडेंट है। हर अलग अलग मेटल के हिसाब से वर्क फंक्शन अलग अलग होगा, तो ये भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा।
तो जब अगर आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ये हमारा पहला स्टडी जो था, इसको लेट अस कंक्लूड। इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन ये है, राइट, जो भी अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, इसका कंक्लूजन ये है कि इफ फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट एंड इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, तो क्या क्या होगा ये हमें समझना है। तो ये फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, तो जो एनर्जी है एक फोटोन का वो कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी अगर कांस्टेंट है एक फोटोन का, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एनर्जी जो है एक फोटोन का एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है जो इजेक्ट हो रहा है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाया है तो क्या होगा, इंटेंसिटी आपने बढ़ाया तो नंबर ऑफ फोटोन्स, जो नंबर है फोटोन्स के, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक, राइट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ गया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, दैट इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, राइट। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंक्लूजन। अब हम लोग इसको उल्टा करेंगे, अब हम लोग इंटेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे और फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, ठीक है। अब हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझना कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से क्या होगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी चेंज किया है तो क्या होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया और इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि अगर हम लोगों ने, राइट, दूसरा केस लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अब केस क्या है कि इफ इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है, ओके, और जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ओके। अब क्या क्या होगा, अब अगर हम लोगों ने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है तो जो फोटोन फ्लक्स है, फोटोन फ्लक्स क्या होता है, इंटेंसिटी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये होता है फोटोन फ्लक्स। तो फोटोन फ्लक्स क्या हो जाएगा, फोटोन फ्लक्स हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, ऑलराइट। तो अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है फोटोन फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। फोटोन फ्लक्स कांस्टेंट है तो जो नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ फोटोन्स, ये क्या है, ये फोटोन्स का नंबर है, अगर नंबर ऑफ फोटोन्स कांस्टेंट हो जाएगा तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या है, ये है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कांस्टेंट हो जाएगा तो जो करंट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, राइट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी, तो ये आप एक साइड समझ गए, राइट, यानी क्योंकि वो तो पता ही है आपको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो करंट को कांस्टेंट होना ही है, ठीक है। अब अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो है वो बढ़ने वाला है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होने वाला है, वो बढ़ने वाला है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है हर, ये क्या है, ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये बढ़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी किसका, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा इस इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट है जो हमें समझना बहुत जरूरी है कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का तो क्या होगा, ठीक है। तो वो हम लोग समझेंगे अभी। फिलहाल आप ये आपको समझ में आया होगा कि इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होता है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ बनाया, ठीक है, तो वो ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी
और ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर इसका हमने ग्राफ बनाया तो कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा कि क्या होता है। पर ये ग्राफ बनाने से पहले हमें एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि जो मेटल का सरफेस है, राइट, जो भी यहाँ पे मेटल का सरफेस है, राइट, तो इसमें जब ये लाइट इंसिडेंट होता है, जब ये लाइट इंसिडेंट होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो सरफेस से बाहर आते हैं, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से बाहर आते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल के अंदर से बाहर आते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं बल्क से बाहर आता है, यानी मेटल के एकदम अंदर से बाहर आता है। ये कुछ टॉप सरफेस से बाहर आया, टॉप लेयर से बाहर आया, ठीक है, सरफेस से, ये मेटल के बल्क से बाहर आया। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी होगा ke1, या मैं इसको कह सकता हूँ ke मैक्स, ठीक है, ke मैक्स कह सकता हूँ। और इसका जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं ke2 कह सकता हूँ। ये ke मैक्स नहीं होगा, ke मैक्स से कम होगा। तो ऐसा जो डिफरेंस है यहाँ पे, राइट, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन दोनों के लिए W है, राइट, HF0 है, दोनों के लिए जो वर्क फंक्शन है वो HF0 है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है वो अलग है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये पहला वाला जो सरफेस से बाहर आया है, तो जब ये सरफेस से बाहर आया है तो इस इलेक्ट्रॉन ने ज़्यादा अपोजिशन नहीं फेस किया है, राइट, इस इलेक्ट्रॉन ने ज़्यादा कोलिजन्स नहीं फेस किए हैं। ये बचे हुए जो उसके ऊपर जो लेयर्स है, उस लेयर्स में बहुत कम एटम्स है या बहुत कम बाकी इलेक्ट्रॉन्स है जिनसे वो कोलाइड करने वाला है। इसके लिए वो अपना मैक्सिमम एनर्जी लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स बल्क से आ रहे हैं, जो मेटल के अंदर से निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि फोटोन तो अंदर तक जा सकता है, फोटोन मेटल को क्रॉस भी कर सकता है, अगर किसी से टकराया नहीं तो फोटोन बाहर भी निकल जाएगा अगर टकराया नहीं तो यहाँ पे अगर ये किसी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है और वो अंदर से बाहर आता है, तो अंदर से बाहर आते आते क्या होगा, बहुत सारे लेयर्स होंगे और उस बहुत सारे लेयर्स में बहुत सारे दूसरे एटम्स होंगे, राइट, जो एटम्स है मेटल के वो एटम्स होंगे, उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर तक बाहर आएगा तो वो अपना काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देगा, राइट। क्या होगा, देयर विल बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, राइट, देयर विल बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाएगा एज अ हीट, ठीक है, थोड़ा हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा उसका काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम होगा, यानी ke2 क्या होगा, ke2 विल बी लेस देन ke1, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो भी हो सकता है, मतलब जस्ट बाहर निकला, ठीक है, जीरो भी हो सकता है और वो ke मैक्स भी हो सकता है। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेरी करने वाला है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या करने वाला है, वो वेरी करने वाला है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ये जो यहाँ पे जो फोटोन इंसिडेंट है वो सब फोटोन का एनर्जी कितना है, h म्यू, सब फोटोन का जो एनर्जी है यहाँ पे जो भी फोटोन्स इंसिडेंट है उस सबका एनर्जी कितना है, सबका एनर्जी h म्यू है, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है वो सबके लिए HF0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सबका ke मैक्स नहीं है, काइनेटिक एनर्जी सबका अलग अलग है। वो काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर ke मैक्स तक कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर वो बाहर निकलते निकलते अगर उसने अपना सारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसने लूज कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, वो जस्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और अगर वो सरफेस पे है और वो किसी से टकराया नहीं और वो अपना पूरा एनर्जी लेकर बाहर निकलता है तो वो पूरा ke मैक्स लेकर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को इस तरह बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगा। तो जिसका 0 है उसका भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जिसका ke मैक्स है उसका भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, यस। तो फिर क्या होगा, तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्लेट 1 से प्लेट 2 तक नहीं पहुंच पा रहे, जैसे कि मैं आपसे कहूंगा इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है जिनका काइनेटिक एनर्जी मतलब ज्यादा है वो प्लेट 1 से प्लेट 2 पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है वो प्लेट 1 से प्लेट 2 नहीं पहुंच पा रहे, राइट। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो क्या होगा, अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, टोटल एनर्जी अगर बढ़ता है, तो काइनेटिक एनर्जी, हर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पा रहे थे वो तो अभी भी पहुंचेंगे, लेकिन जो नहीं पहुंच पा रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स भी पहुंचना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पाए थे वो भी पहुंचेंगे, राइट। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे
एक पॉइंट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ पे ये आपको पता है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे एक भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा। और उसके बाद से जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, यहाँ पे देखो ये फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो ये ग्राफ इस तरह से थोड़ी देर बढ़ेगा और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, हम लोगों ने ये लिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जा रहा है बट इंटेंसिटी कांस्टेंट है। ये सेकेंड केस है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं लेकिन इंटेंसिटी को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये बढ़ा क्यों और फिर ये कांस्टेंट क्यों हो गया, ठीक है। इस चीज को हमें समझना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि ये कांस्टेंट क्यों हो गया। कांस्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फाइनली करंट जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा है तो फाइनल वैल्यू ऑफ करंट जो है वो कांस्टेंट ही होगा, इसलिए ये कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए ये कुछ समय बाद कांस्टेंट हो जाता है, मतलब इसको कांस्टेंट ही होना था। क्योंकि जैसा कि हमने देखा करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा है, अगर ये इंटेंसिटी है राइट और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है तो ये ग्राफ आपने देखा था, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है राइट। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो इसका मतलब अगर आपने इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया, अगर आपने इंटेंसिटी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस ग्राफ में ये वाला पार्ट तो होना ही था कि इसको कांस्टेंट होना था, यानी करंट को कांस्टेंट होना ही था क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है। लेकिन सवाल एक ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये करंट बढ़ा क्यों, यहाँ से यहाँ तक ये करंट बढ़ा क्यों, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से यहाँ से यहाँ तक करंट क्यों बढ़ा, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उसको मैंने अभी आपको समझाया था, कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अपने पास है 100 इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स में से मान लीजिए कि अभी 45 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लेट 1 से वो प्लेट 2 तक पहुंच पा रहे हैं और 55 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो जिनका काइनेटिक एनर्जी कम है। ये सब के मैक्स वाले हैं, ये सब कौन है, के मैक्स वाले। और ये जो है ये प्लेट 1 से प्लेट 2 तक नहीं पहुंच पा रहे, ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिनका काइनेटिक एनर्जी जो है वो इट इज वेरी लेस, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस, ठीक है, ओके। तो अब आप देखिए, अब जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे राइट, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को हम लोग बढ़ाएंगे तो ये जो 100 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 100 इलेक्ट्रॉन्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे राइट। क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इसी फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी बढ़ेगा। यानी ये 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाला है। अगर ये 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये तो पहुंचेंगे ही प्लेट 1 से प्लेट 2 तक, और ये जो 55 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो नहीं पहुंच पा रहे थे ये भी अब धीरे धीरे ये भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पा रहे थे धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन्स भी पहुंचने लगेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे पहुंचेंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा और करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू तक आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू तक आने के बाद फिर करंट क्या हो जाएगा, फिर करंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो करंट है, करंट किस पे डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी पे राइट। करंट डिपेंडेंट है इंटेंसिटी पे, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है। इंटेंसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा तो क्या क्या होगा, तो फोटोन फ्लक्स कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स जो आ रहे हैं वो कांस्टेंट, नंबर ऑफ फोटोन्स कांस्टेंट तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो कांस्टेंट हो, तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। इसके लिए करंट को कांस्टेंट होना ही पड़ेगा। जब भी इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा तो करंट को अल्टीमेटली कांस्टेंट एक वैल्यू अटेन करके वो कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से थोड़ी देर के लिए करंट जो है वो बढ़ने वाला है, थोड़ी देर के लिए। ऐसा क्यों होने वाला है, ऐसा हमने आपको समझा दिया। ऐसा इसलिए हो रहा है तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं राइट, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हर फोटोन का एनर्जी बढ़ रहा है, तो उसी फोटोन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हर इलेक्ट्रॉन का भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाला है।
तो जैसे जैसे हर इलेक्ट्रोकाइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू रीच फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2। तो क्या होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपका 100 इलेक्ट्रॉन 200 नहीं हो जाएगा, ये 100 इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा। ये देखो आप, ये n कांस्टेंट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट। ये 100, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 100 इलेक्ट्रॉन्स, ये कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं चेंज होगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं पर सेकेंड मेटल के सरफेस से, क्योंकि फोटोन फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये n क्या है, नंबर ऑफ जो फोटोन्स उस पर गिर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये सब कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से ये नंबर नहीं चेंज होने वाला, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए एक पॉइंट पे आके करंट कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर करंट कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी ही चेंज नहीं हो रहा है। और अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो करंट को कांस्टेंट होना ही होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया इस लेक्चर में। हम लोग अगले लेक्चर में और भी इस जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ऑलराइट।